कई स्वागत है आपका नेटफ्लिप यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक न्यू खतरनाक सीरीज को चालू करने वाले हैं और इस सीरीज में भी हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा बैडस है और इस सीरीज को कम से कम 20 मिनट्स तक देखना, तब आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के सामने एक पर्सन मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और इस पर्सन का नाम बैकजिन होता है। साथ ही ये नेक्स्ट फायर ड्रैगन सेक्ट का लीडर भी बनने वाला होता है और इसके बाद जिन वहाँ पे सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। साथ ही जिन हमें बताता है कि एशियंट टाइम में मार्शल आर्ट की दुनिया के अंदर एक ऐसा मास्टर था जिसने इस दुनिया की सच्चाई को समझ लिया था। साथ ही वो मार्शल आर्ट की दुनिया के पीक पर भी पहुँचने वाले थे और ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसे पर्सन की तलाश में थे जो उनके अधूरे काम को पूरा कर सके और उन्हें उस पीक पर ले जाए जहां पर वो जाना चाहते थे। और पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बेकार सी कहानियां हैं, लेकिन अब इन कहानियों पर यकीन करता हूँ। और इसके बाद में काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जून अब बूढ़ा हो चुका होता है। साथ ही वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार उन्होंने मुझे गाइड करना क्यों बंद कर दिया। और तभी जून के पास एक पर्सन आते हुए कहता है कि मास्टर मास्टर आखिरकार हमें कामयाबी मिली गई। और हम देखते हैं वहाँ पे एक और पर्सन होता है जिसके गले में रस्सी बंधी होती है और उसी पर्सन को इसने पकड़ा होता है। ये वो पहला पर्सन है जो कि मॉडल बॉडी एक्सपेरिमेंट के अंदर सरवाइव कर पाया है। लेकिन तभी वो सफेद बालों वाला बच्चा कहता है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को जान से मार दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन तभी वो कमीना पर्सन उस गले की रस्सी को खींचते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, तुमसे किसने बोला कि तुम यहाँ पर बोल सकते हो। इसके बाद ये पर्सन जी उनसे कहता है कि एक पहला ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बोल भी सकता है मास्टर। साथ ही इसने कई हफ्तों से खाना भी नहीं खाया है और ना ही एक बूंद पानी पिया है, फिर भी ये जिंदा है। इसके बाद जिन खड़े होते हुए कहता है कि बस करो, मैंने इतने साल ट्राई किया कि मैं उस रिजल्ट को अचीव कर सकूं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जाके तुमने बस ये एक मॉन्स्टर को बनाया है। तुम जैसे बेवकूफ लोग कभी भी उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि मास्टर मुझे बस थोड़ा सा और मौका दीजिए, लेकिन जिन उसको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पर्सन के हाथ अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद जो शीशी उसके हाथ में थी उसे पीते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे हाथ अपने आप काम कैसे कर रहे हैं। और उस शीशी के चीज को पीने की वजह से वो भी एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया होता है। लेकिन तभी जून खांसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं पर हो। चलो अब मुझे बता भी दो कि आखिरकार उस इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट क्या है, मुझे उस इमॉर्टल बॉडी टेक्निक का सीक्रेट बताओ। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन की काफी खतरनाक आवाज आती है जो कि जून से कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, इमॉर्टल बॉडी पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। और उसके कहते ही जून के पीछे वो सफेद बालों वाला बच्चा उस पर अटैक करने के लिए आ गया होता है, लेकिन जून उस बच्चे को यहाँ पे रोक लेता है। साथ ही वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझे अपने वैसल के तौर पे नहीं बल्कि इसको एक्सेप्ट कर लिया। और वैसे गाइस ये सफेद बालों वाला बच्चा ही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद एमसी खून के आंसू रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ, यहाँ तक तुम हेल में भी सही से नहीं रह पाओगे। इसके बाद जून उस एंटिटी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे बिट्रे क्यों किया। ये सुनकर वो एंटिटी कहती है कि तुमने क्या कहा, तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये दुनिया कैसी है। चलो मैं ही तुम्हें ये दिखा देता हूँ। और इसके बाद हम एक चीज को देखते हैं जो कि लिटरली देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उस एनर्जी की वजह से जीवन को भी यहाँ पे दिक्कत हो रही होती है। साथ ही वो कहता है कि हाँ यही दुनिया की सच्चाई है, क्या मेरी ताकत इसके सामने बस इतनी सी ही है। और तभी हमारा एमसी उसका मेन जीवन को यहाँ पे जान से मार देता है। और तभी वो एंटिटी एमसी से कहती है कि क्या तुम इस दुनिया से काफी ज्यादा नफरत करते हो, क्योंकि इस दुनिया ने तुम्हारी फैमिली को तुमसे छीन लिया, और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। और इसके बाद हमारे एमसी के चेहरे में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और ये सब सेक्टर डिसेबल्स भी खड़े होकर देख रहे होते हैं और उन्हीं में से एक डिसेबल कहता है कि इसे खत्म कर दो। साथ ही वो एंटिटी एमसी से कहती है कि मेरे इस पावर के बदले में तुम्हें इस दुनिया की हर एक पावरफुल चीज को डिस्ट्रॉय करना है और उनकी पावर को खुद की पावर बना लेनी है। और इसके बाद हम लोग वापस से एक बार उस पीक पर पहुंचेंगे। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने वहाँ पे सारे के सारे लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया होता है और उसके शरीर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो पागलों की तरह हंस भी रहा होता है और ये चीज सच में देखने में काफी ज्यादा कूल लगती है। और इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन अपनी फैमिली को अलविदा करके कहीं पे जा रहा होता है। साथ ही उसके बच्चे उससे कहते हैं कि फादर जल्दी वापस आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और इसके बाद वो पर्सन वहाँ से निकल जाता है
और इसके बाद वो पर्सन एक जगह पर आके दरवाजे को खोलता है और इसके बाद वो पर्सन अंदर की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग होते हैं और सच में ये लोग दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। इसके बाद वो पर्सन सबको देखते हुए कहता है कि काफी टाइम हो गया मिले हुए। ये सुनकर वहाँ पे एक पर्सन कहता है कि सच में ये बात तुम कह रहे हो और इस पर्सन का नाम यूक होता है और ये फीस्ट किंग के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे एक लड़की उसी पर्सन को देखकर कह रही होती है कि क्या इस बुढ़े को भी यहाँ पे बुलाया गया है और इस लड़की का नाम सियोली होता है और ये नॉर्थ ईस्ट एम्परर होती है। इसके बाद हम लोग एक और पर्सन को देखते हैं और इसका नाम हियोन होता है और ये शाओलिन टेम्पल से होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उस दूसरे वाले पर्सन से कहता है मेरा नाम मुरोंग है और मैं फायर ड्रैगन सेक्ट का लीडर हूँ और मैं स्वॉर्ड एम्परर को यहाँ पे रिस्पेक्ट पे करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि जब से मैंने मार्शल वर्ल्ड को छोड़ा है मैंने तुम्हारे भेजे हुए जासूस को नोटिस नहीं किया? तो जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार तुमने मुझ जैसे बूढ़े आदमी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो ये सुनकर मुरोंग कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो हम लोग मेन टॉपिक पर बात करते हैं। वुडेंग, जोंगनेन और हुसनैन जैसे काउंटलेस सेक्ट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और इन सेक्ट को खत्म करने वाला सिर्फ एक पर्सन है। हमें उन मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही तो उनके आइडेंटिटी के बारे में और ना ही तो उनके मोटिव्स के बारे में। लेकिन जिन लोगों ने भी उसको अभी तक देखा है वो लोग यही बताते हैं कि वो फाइटिंग से ऑब्सेस्ड है और यही वजह है कि लोग उसे मैड डीमन बुलाते हैं। और साथ ही हम एक पर्सन को भी देखते हैं जो कि उन्हीं लोगों की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा होता है और इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उसकी मैडनेस को खत्म कर सके। लेकिन तभी उस जगह पर काफी बड़ा धमाका होता है और जिसने धमाका किया होता है वो पर्सन कहता है मैं पावरफुल एनर्जी का पीछा करते करते देखो तो एक फेमिलियर प्लेस पर आ चुका हूँ। इसके बाद हमारा MC अंदर की तरफ आते हुए कहता है कि देखने में काफी ज्यादा मजेदार है कि ग्रेड 5 सेट के लीडर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और देख के ऐसा लगता है कि इसी मोमेंट का तुम लोग इंतजार भी कर रहे थे। और स्वॉर्ड मास्टर हमारे MC को देखकर अपने मन में कह रहे होते हैं क्या ये वही मैड डीमन है जिसकी बात हो रही थी? वैसे देखा जाए तो मैड डीमन टाइटल इसके हिसाब से बुरा नहीं है क्योंकि इसके सामने खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गॉड ऑफ डेथ के सामने खड़ा हूँ। अगर ऐसी ही बात है, ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहते हैं कि तुम वो अकेले पर्सन हो जिसने मुझे ये स्वॉर्ड को निकालने पे मजबूर किया है। और ये सुनकर हमारा MC कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद वो काफी तेजी से हमारे MC पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हेवेनली स्वॉर्ड फर्स्ट स्ट्राइक। और इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर हमारे MC पर काफी सारे स्वॉर्ड के स्ट्राइक्स लगा देते हैं और इस अटैक की वजह से हमारे MC के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। और ये देखकर युग मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बुढ़ाऊ ने तो इस चीज को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया। अगर चीजें ऐसे खत्म हो जाती है तो ये सच में काफी ज्यादा बोरिंग होगा। क्या हमने तुम्हें पहले ही ये नहीं कहा था कि इसे लोग मैड डीमन या जो भी इसका नाम है उसे बुलाते हैं? लेकिन एक सेकंड रुको, आखिरकार इसके रिएक्शन के साथ क्या दिक्कत है? और हम हमारे MC को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हंसते हुए कहता है वाह, सच में ही मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। और ये देखकर युग शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार वो क्या है। और हम देखते हैं कि हमारा MC यहाँ पे अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा होता है। और ये देखकर युग शॉक होते हुए कहता है कि क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? और ये देखकर मुरोंग भी कहता है कि क्या ये वही लेजेंडरी मार्शल आर्ट है जिससे आप इमोर्टलिटी को अचीव कर लेते हो? द इमोर्टल बॉडी टेक्निक ये सच में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमारा MC कहता है कि सच में काफी ज्यादा मजेदार था, तो चलो कुछ मजे करते हैं। और तभी बाकी सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि बुढ़ाऊ वहाँ से हटो। और ये देखकर हमारा MC मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे तुम्हें उस बुढ़ाऊ की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही उसके साथ मजे कर चुका हूँ। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर के शरीर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और इसके बाद वो वहीं पे गिर जाते हैं। और साथ ही MC आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो बताओ अब अगला कौन है? और ये सब देखकर सियोली कहती है कि मुरोंग शांत हो जाओ, तुम्हें सिचुएशन के बारे में अभी पता होना चाहिए। और ये सुनकर मुरोंग कहता है कि मैंने ऐसी मार्शल आर्ट आज से पहले कभी भी नहीं देखी। लेकिन युग स्वॉर्ड एम्परर को देख रहा होता है जो कि काफी बुरी तरीके से मारे गए होते हैं और ये देखकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इस चीज को मुरोंग भी फील कर लेता है। साथ ही वो कहता है कि आखिरकार एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। और तभी वो देखता है कि एनर्जी और कोई नहीं बल्कि युग ही रिलीज कर रहा होता है। ये देखकर मुरोंग चिल्लाते हुए कहता है कि युग शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे शांत रहना होगा। लेकिन युग चिल्लाते हुए MC से कहता है कि कमीने बच्चे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये कहने के बाद वो काफी तेजी से MC की तरफ बढ़ गया होता है। लेकिन हमारा MC मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम ही फीस्ट किंग हो? लेकिन युग
एक्सप्लोसिव फीस गिल नाम के अटैक को तब तक कर देता है और इस अटैक के प्रेशर की वजह से हमारे एमसी के शरीर के ऊपर की स्किन निकल रही होती है, लेकिन वो अभी भी पागलों की तरह कह रहा होता है कि मैं इससे कम फीस्ट किंग से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस पूरे इलाके को तोड़ते हुए काफी दूर तक जाता है। और ये देखकर मुरोंग कहता है कि फीस्ट किंग की मार्शल आर्ट सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे बस एक दिक्कत यही है कि वो बस इस चीज से उसको नहीं हरा सकता। साथ ही युग भी शौक होते हुए कहता है कि मेरे इस अटैक ने इसको डायरेक्ट हिट किया है, लेकिन इंजर्ड होने की बजाय इसकी पावर तो और ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ रही है। इसके बाद हमारा एमसी युग से कहता है कि मैं तुम्हारी इस मार्शल आर्ट को एक्नॉलेज करता हूँ, ये मार्शल आर्ट सच में तारीफ के लायक है, इसीलिए मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम इस अटैक को बिल्कुल वैसे ही लो जैसे मैंने लिया था। और तभी हमारे एमसी के हाथ से भी वही एनर्जी रिलीज होने लगती है जो कि फीस्ट किंग के हाथ से निकल रही थी, और इसीलिए ये देखकर युग कहता है कि ये तो वही एनर्जी है। और तभी हमारा एमसी काफी खतरनाक अटैक युग पे कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक को हियोन ने अपने शरीर पर ले लिया होता है। और ये देखकर हमारा एमसी कहता है कि अरे अभी तुम्हारी बारी नहीं है। ये सुनकर हियोन काफी गुस्से में एमसी से कहता है कि बकवास करना बंद करो। ये सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है देखो तो ये बात कह भी कौन रहा है, वो जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है। और ये सब देखकर युग हियोन से कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरे वजह से हुआ है। ये सुनकर हियोन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सामने नहीं होते तो ये अटैक मुझे वैसे भी लग जाता। चलो सबसे पहले इस मॉन्स्टर से डील करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मैटर्स को सुलझाएंगे। और ये सब देखकर हमारा एमसी पहले तो शांत होता है, लेकिन इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है एक ऐसी बॉडी जो कि फीस्ट किंग का अटैक खाने के बावजूद भी खड़ी है। इसके बाद एमसी हियोन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि क्या ये एक ऐसी बॉडी है जो कभी तबाह नहीं हो सकती, लेकिन स्योली एमसी पर अटैक करते हुए कहती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो। और इस अटैक का नाम होता है आइस कटिंग स्वॉर्ड। और ये देखकर एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या ये नॉर्थन आइस पैलेस का मार्शल आर्ट है, मैंने इसके बारे में खाली सुना था। ये सुनकर सियोली कहती है कि मॉन्स्टर कहीं के शांत हो जाओ। इसके बाद हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि कोल्ड सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने मेरे बॉडी की हड्डियों तक को जमा दिया है। इसके बाद एमसी सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम 5 वर्ल्ड के 5 ग्रेट मास्टर्स हो, और तुम लोगों के पास खुद का एक अलग नेम है, साथ ही सबके पास अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट्स है, और ऐसी मार्शल आर्ट जिसके तुम पीक पर हो। मुझे सच में ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन तभी पीछे से मुरोंग आते हुए कहता है कि मुझे सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया, तो चलो फिर इसे शुरू करते हैं। इसके बाद मुरोंग एक अलग तरह की मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही वो कहता है कि मैं मुरोंग फायर ड्रैगन सेक्ट का लीडर, आज तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, और इस अटैक से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता और हमारे एमसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या था। ये सुनकर मुरोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए डार्कनेस के अंदर कैद कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार आखिरकार ये क्या बकवास है। और हम देखते हैं कि काफी सारी पार्टियां हमारे एमसी को धीरे धीरे करके जकड़ना शुरू कर देती हैं, और ये सब देखकर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या है। इसके बाद वो पार्टी पूरी तरीके से हमारे एमसी को कवर करने लगती है। साथ ही हमारा एमसी काफी तेज चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद वो कहता है कि मेरी बॉडी ने अपनी स्ट्रेंथ को खोना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी पूरी तरीके से वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। इसके बाद हियोन मुरोंग से कहता है कि आखिरकार एक ऐसी मार्शल आर्ट थी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मार्शल आर्ट कभी भी नहीं देखी। ये सुनकर मुरोंग उसे बताता है कि ये फायर ड्रैगन सेट का एक ट्रेजर है, और ये लीडर बाय लीडर पास जोता आया है। इस स्वॉर्ड की खासियत है, अगर तुम इसे किसी को कट करते हो तो वो हमेशा के लिए डार्कनेस के अंदर कैद हो जाएगा। और इस स्वॉर्ड को एक्लिप्सिंग ब्लेड कहते हैं, और हिस्ट्री के अंदर कभी ये नौबत ही नहीं आई कि इस ब्लेड को कभी यूज करना पड़ा हो। इसीलिए मैं कह नहीं सकता कि आखिरकार ये चीज कब तक काम करेगी, इसीलिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद हमें 3000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही मूर्ति एक अलग से केस के अंदर बंद होती है, और इसके बाद हमें इसके बाहर का सीन भी दिखाया जाता है, और इसका नाम भी पता चलता है। ये प्लेनेट जीएसपी जोन 3 होता है। और इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम मार्क है और मैं अर्थ प्रमोशन टीम से हूँ। ये सुनकर दूसरा वाला पर्सन कहता है कि अच्छा ठीक है, आप सावधान रहिएगा क्योंकि यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा नाजुक है, और क्या आप एडवांस टीम से अकेले ही आए हैं। ये सुनकर मार्क कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे साथ एक और पर्सन आई है। और हम वहाँ पे एक और लड़की को देखते हैं जिसे देखकर मार्क कहता है कि ये वही है जो मेरे साथ आई है। साथ ही मार्क उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कहता है कि वो बिना कुछ बताए अकेले कहाँ जा रही है। और इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है तो आखिरकार मैं इस प्लेनेट पर आ ही गई। लेकिन तभी पीछे से मार्क आते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना। ये देखकर लीना मार्क से कहती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड की हो, क्या तुम यहाँ पे मजे करने के लिए आए हो। ये सुनकर मार्क मुस्कुराते हुए कहता है कि जब तक यहाँ पे मेन टीम नहीं आ जाती हम लोग का यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये चीज हमारे लिए एक तरीके से छुट्टी ही हुई। ये सुनकर लीना मुंह बनाते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है। और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए मार्क लीना से कहता है कि
टीम लीडर, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आप जेएसपी टीम को कभी ज्वाइन करोगे। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनकर मार्क लीना से कहता है क्योंकि आप जैसा कोई पर्सन जो कि एलियन के थॉट से काफी ज्यादा नफरत करता है और वो ऐसे किसी प्लेनेट पर आए जहाँ पर एलियंस इकट्ठा होते हैं। ये बात सच में काफी ज्यादा क्यूरियस कर देने वाली है। और साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों ही बाहर की तरफ आ चुके होते हैं और वहाँ पे काफी सारे एलियंस होते हैं जिन्हें देखकर मार्क कहता है कि यहाँ पर तो एलियन की वो स्पीशीज भी है जिन्हें हम लोग अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। और मार्क को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर लीना उसे कहती है कि हमें बेवकूफी करना बंद करो, ये जगह बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मार्क कहता है कि अरे टीम लीडर, यहाँ पे चीजें अलग है क्योंकि टूर्नामेंट होने के टाइम पे यहाँ पे हर कोई इक्वल होता है। ये सुनकर लीना कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि एलियंस भी बिल्कुल ऐसा ही सोचे। लेकिन मार्क, तुम्हें यहाँ पे ये देखना चाहिए कि आखिरकार ये सब किस चीज से अनसेटिस्फाइड है। लेकिन जैसे ही लीना मार्क की तरफ देखती है, मार्क यहाँ पे कुछ पहन कर कहता है कि टीम लीडर एक बार इसको तो देखिए, आखिरकार ये कैसा लग रहा है। और ये देखकर लीना कहती है कि तुम्हारी हरकतों को देखकर लग रहा है कि मुझे तुम्हें एग्जीबिशन हॉल के अंदर ही छोड़ देना चाहिए था। और ये सुनकर मार्क कहता है लेकिन क्यों। ये सुनकर लीना कहती है क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है तो तुम इन खतरनाक एलियंस के बीच में रह सकते हो। ये सुनकर मार्क एक एलियन की तरफ देखते हुए कहता है कि टीम लीडर, आपको इन सबके सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद लीना और मार्क एक जगह पर आ गए होते हैं और लीना कहती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे आ गए। यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग ये सच में कह सकते हैं कि हम लोग सब इक्वल हैं। और इस जगह का नाम जीएसपी टूर्नामेंट अरीना होता है। और इसके बाद हमें टूर्नामेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एलियन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सारी यूनिवर्स से आप सभी का स्वागत है। ये टूर्नामेंट हर 100 साल के अंदर होता है और आपको मौका मिलता है कि आप अपनी सिविलाइजेशन का लेवल बढ़ा सको। और ये बातें सुनकर वो सारे के सारे एलियन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग मार्क और लीना को देखते हैं जो कि यहीं पर आए होते हैं। और मार्क लीना से कहता है तो अच्छा टीम लीडर, आप इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पे आई थी। ये सुनकर लीना कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे इन लोगों की वीकनेस को देखने के लिए आई हूँ। ये सुनकर मार्क अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये कैसी बकवास कर रही है। इसके बाद हम लोग एक एलियन को देखते हैं जिसका नाम अग्नि होता है और इस एलियन की सिविलाइजेशन 972 रैंक पर होती है। इसके बाद हम लोग एक और एलियन को देखते हैं और इसका नाम पैनन होता है और इसकी सिविलाइजेशन की रैंक 9630 पर आती है। इसके बाद ये अनाउंस किया जाता है तो इन दोनों की बैटल को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा और विनर ही डिसाइड करेगा कि ग्रुप नंबर 6 में कौन होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें प्रमोशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि जल्दी यहाँ पर आओ। और उस पर्सन के आने के बाद वो उससे कहता है कि क्या तुमने ये आवाज सुनी। ये सुनकर दूसरा वाला पर्सन कहता है कि नहीं, आखिरकार तुम किस आवाज की बात कर रहे हो। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उस मूर्ति के अंदर क्रैक आ चुका होता है और हमारा एमसी उन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद स्टोरी टेलर हमें बताता है कि जीएसपी प्लेनेट की लोकेशन अर्थ से 5 लाख लाइट ईयर्स दूर है और हर 100 साल में यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है जिसमें हर सिविलाइजेशन पार्टिसिपेट करती है। और अगर आप इस टूर्नामेंट को जीत जाते हो तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो, चाहे वो चीज लड़ाई हो या फिर भूख, आपको सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसे ही हमारे अर्थ पर भी गियो को बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं और हम भी ऑफिशियली इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उसी सफेद एलियन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि सच में स्पीसीज लाइविंग फ्लेम नाम को डिजर्व करती है क्योंकि बस फ्लेम की वजह से ही पूरे अरीना के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस मोमेंट बन चुका है। इसके बाद हम लोग पैरन को देखते हैं जो कि हाफते हुए कह रहा होता है कि सच में इसकी फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक है। और पैरन के सामने ही अग्नि होता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी फ्लेम की मदद से पूरी तरीके से पका दूंगा। और ये सब देखकर सारे के सारे एलियन अग्नि अग्नि करके चिल्ला रहे होते हैं और उन एलियंस की बातें पैरन भी सुन रहा होता है। लेकिन तभी अग्नि उसके मुंह के सामने आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और तभी अग्नि काफी खतरनाक अटैक पैरन पे कर देता है और ये देखकर ऑडियंस चिल्लाते हुए कहती है कि अग्नि की फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक है कि किसी स्टारडस्ट शिप को भी आराम से मेल्ट कर सकती है। ये देखकर लीना कहती है कि लगता है कि अग्नि की सिविलाइजेशन भी टायर 1 की है। इसके बाद अग्नि चिल्लाते हुए पैनन से कहता है तो बेवकूफ कहीं के, तुमने देख लिया कि आखिरकार लॉर्ड अग्नि की पावर कितनी ज्यादा है। और ये देखकर मार्क लीना से कहता है कि हम लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि हम ऐसे किसी मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो क्या टीम लीडर, हमें अभी भी इनकी वीकनेस को सर्च करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे किसी काम आने वाला है। ये सुनकर लीना मार्क से कहती है कि नहीं, अभी ये काफी नहीं है। ये सुनकर मार्क लीना से कहता है कि टीम लीडर, मैं कह रहा हूँ कि हमारा टाइम खाली यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ये सुनकर लीना कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी एलियन टॉप टायर 3 से बिलोंग नहीं करता और कुछ का ध्यान यहाँ पे मैच पर है। मुझे लगा था कि ये टूर्नामेंट सिविलाइजेशन की रैंक को बढ़ाता है तो इन एलियंस का रिएक्शन यहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा और टायर 1 के सिविलाइजेशन इनके सामने कुछ भी नहीं है और इसी एरोगेंस का हम लोग
वेपन के तौर पे यूज करेंगे। इसीलिए मार्क, अगर तुम मेरी बात को समझ गए हो तो यहाँ पे इन लोगों की वीकनेस पर फोकस करना शुरू करो। ये सुनकर मार्क कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत आखिरकार है किसको, क्या प्रमोशन टीम को। लेकिन तभी हम एक छोटे से एलियन को देखते हैं जो कि रोते हुए कहती है कि पैनल तुम यहाँ पे नहीं हार सकते, इसीलिए पैनल जल्दी से उठ जाओ। और यहाँ पे मार्क ने भी उसको नोटिस कर लिया होता है और वो अपने मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि पिगलो स्पीसीज से आती है, लेकिन इनके लिए काफी ज्यादा बुरी बात है कि वो टायर 3 का ओपोनेंट है। साथ ही वो सारे के सारे ओपोनेंट में एक टॉप रैंकर भी है। अब ये फ्लेम की गर्मी कम हो गई है, यहाँ पे पैनन भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी हम एक दूसरे एलियन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से विनर को डिक्लेयर कर दो, पक्का से वो कचड़ा यहाँ पे जल के धूल बन के उड़ चुका है। और मार्क भी उसकी आवाज को सुन लेता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार कोई इसके जैसा खतरा यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे जल्दी से टीम लीडर को इन्फॉर्म करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वो छोटी सी एलियन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि ओए तुम, आखिरकार तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें पैनन के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। ये सुनकर वो एलियन कहता है कि तुम जैसी छोटी बच्ची को बात करने की तमीज नहीं है, वैसे भी तुम्हारी जैसे लोली स्पीशीज से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सुनकर वो छोटी सी एलियन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम भी बच्चे ही हो। और ये सब देखकर मार्क लीना से कहता है कि टीम लीडर जल्दी यहाँ से निकलते हैं, अगर हम लोग यहीं पे रहते हैं तो उनके झगड़े के बीच में हम भी फंस सकते हैं। लेकिन लीना उसकी बातों को यहाँ पे साफ इग्नोर कर रही होती है। और तभी वो एलियन अपनी मसल को बूस्ट करते हुए कहता है, कमीनी बच्ची, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊं? और साथ ही वो अपनी मसल को और ज्यादा बूस्ट करते हुए कहता है कि मेरे जैसे लोग मेरे प्लेनेट के अंदर नॉर्मल हैं। और उसकी ऐसी बातों से पिगलो यहाँ पे काफी ज्यादा डर गई होती है। और ये सब देखकर मार्क चिल्लाते हुए कहता है कि टीम लीडर एक बार उधर देखिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस एलियन ने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। साथ ही वो कहता है कि मेरे जैसा नॉर्मल पर्सन भी तुम्हारे प्लेनेट को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही तबाह कर सकता है। साथ ही इसका नाम भी हमें पता चलता है जो कि मिस्टर पिकी होता है। और इसकी सिविलाइजेशन की रैंक 1300 होती है। लेकिन इससे पहले पिकी पिगलो पे अटैक करता। तभी लीना कहती है कि क्या तुमने अपने मसल को सिर्फ उस बच्ची के लिए ही बूस्ट किया है? ये सुनकर पिकी कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? ये सुनकर लीना कहती है कि क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम अपने प्लेनेट के अंदर नॉर्मल हो? और जिस तरीके का तुम यहाँ पे दिखावा कर रहे हो, इसे साफ पता चल रहा है कि तुम अपने प्लेनेट पर एक लूजर हो। ये सुनकर पिकी गुस्से में कहता है, क्या सारी की सारी लोनी सिविलाइजेशन ने यहाँ पे किसी तरीके का नशा कर रखा है? आखिरकार तुम लोग मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? और ये सुनकर मार्क डरते हुए कहता है कि अरे रुको, मैं इन कमीनों के साथ नहीं हूँ। लेकिन तभी पीछे से लीना कहती है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ भी जाता है तो तुम क्या कर लोगे, लूजर कहीं के। ये सुनकर पिकी गुस्से में कहता है कि तुमने क्या कहा कि मैं क्या कर लूंगा? लेकिन हम मार्क को देखते हैं जो कि लीना को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, मेरे से दूर चली जाओ, तुम्हारी वजह से वो मुझे भी गलत समझ रहा है। इसका रिप्लाई देते हुए लीना कहती है कि क्या तुम अपने टीम लीडर को ऐसे ही अमेंडेड करना चाहते हो? और तभी उन दोनों को पिकी का आवाज आती है जो कि कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले पिकी यहाँ पे हमला करता हम देखते हैं कि उसके पीछे से कुछ उड़ के आता है। और तभी वो चीज आते हुए कहती है कि अभी क्या अभी वहीं पे रुक जाओ। और ये देखकर पिकी अपने मन में कहता है कि क्या इसको भी अभी ही आना था। साथ ही मार्क उस चीज को देखते हुए लीना से कहता है कि आखिरकार वो क्या है। ये सुनकर लीना बताती है कि ये ड्रोन है जो कि सरीना को पेट्रोल कर रहा है। साथ ही कुछ लोगों की आवाज आती है जो कि कह रहे होते हैं कि आखिरकार पेट्रोलिंग ड्रोन वहाँ पे क्या कर रहा है, आखिरकार ये पर्सन कौन है जो कि स्टेडियम के अंदर आके दिक्कत को खड़ा कर रहा है। इसके बाद ड्रोन मार्क और लीना से पूछता है क्या इसने को कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। ये सुनकर लीना मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या चोट? इसके बाद लीना कहती है कि इसने हमें डायरेक्टली तो कोई हार्म नहीं किया, लेकिन इस बेवकूफ ने अचानक ही अपने मसल्स को दिखाना शुरू कर दिया। देख के ऐसा लगता है कि इसने पी रखी है और इन सब चीजों की वजह से मुझे काफी ज्यादा सफर करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक है। ये सुनकर ड्रोन कहता है कि क्या तुमने सच में अपने मसल्स को दिखाया? लेकिन तभी लीना पिकी से कहती है कि क्या ये सच नहीं है कि तुमने अचानक ही हमें मसल दिखाना शुरू कर दिया, वो भी बस इसीलिए कि हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ टायर 1 की है। और ये सब देखकर पिकी अपने मन में कहता है कि ये पेट्रोल ऑफिसर के सामने भी ऐसा कर रही है। और इसके बाद पिकी अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई। और तभी मार्क लीना के कान में कहता है कि आखिरकार तुम उसको गुस्सा क्यों दिला रही हो। ये सुनकर लीना कहती है कि इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचाए उसके लिए अच्छा ही होगा कि वो सच बोल के यहाँ से रिलीज हो जाए। और मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ ताकि मैं उसको अपने तरीके से पनिश कर सकूं। ये सुनकर मार्क कहता है तो ठीक है, उसको प्रोवोक करना बंद कर दो। और तभी वो ड्रोन वापस से पिकी से पूछता है क्या तुम अपने इस बेकार से मसल्स को यहाँ पे दिखा रहे थे? ये सुनकर पिकी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, मैं बस थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहता था। और इसके बाद वो वापस से छोटा होते हुए कहता है और इसीलिए इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। और इसके बाद पिकी यहाँ से जाते हुए मार्क और लीना से कहता है तो वापस से मिलेंगे। और ये देखकर मार्क कहता है कि क्या वापस मिलेंगे? मेरे सपने में भी वापस मत मिलना। और इसके बाद मार्क लीना से कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? ये सुनकर लीना कहती है कि और नहीं तो क्या, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं किसी मॉन्स्टर के सामने ऐसी बातें बार
बार करूंगी। और तभी वो पिगलो आते हुए यहाँ पे लीना का कपड़ा पकड़ते हुए कहती है कि आपका थैंक यू कि आपने मेरी हेल्प करी। ये सुनकर लीना गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करी, अभी क्या अभी यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे गोल से मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। और लीना की ऐसी बातें सुनकर उसे रोना आ गया होता है। और ये सब देखकर मार्क अपने मन में कहता है मुझे लगा ही था कि इसका दिमाग अभी खराब है। और इसके बाद मार्क उस पिगलो के सर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें डर लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी फैमिली के पास सब वापस चली जाओ। और ये सब देखकर पिगलो उसका हाथ उठाते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो कायर कहीं के। इसके बाद वो पिगलो लीना को वापस से सर झुका के थैंक यू कहती है। और ये देखकर मार्क कहता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों दिखा रही है कि खाली मैं ही डरा था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है डरी तो ये भी थी। और इस सुनकर लीना मार्क से कहती है कि चुप हो जाओ कायर कहीं के। और इसके बाद हम सारे के सारे एलियन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि पैरन के बच्चे जल्दी बाहर आओ, छुपना बंद करो। और ऐसी हरकतें करने के बाद तुम अपनी सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव कैसे कह सकते हो। और ये सब देखकर लीना कहती है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे पैनन के अगेंस्ट हो गए हैं और मैंने कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट भी किया था। और इसके बाद हम लोग अग्नि को देखते हैं जो कि कहता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया छुपन छुपाई खेले हुए। और ये सब देखकर लीना कहती है कि क्या हमारी ह्यूमैनिटी कभी ऐसे मॉन्स्टर को हरा भी पाएगी। और इसके बाद हमें लीना का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसने एक अलग तरह के कपड़े पहन रखे होते हैं। और लीना के सामने कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है। और प्रेजेंट टाइम में ये सब सोच कर लीना कहती है कि अभी के टाइम में मुझे ऐसे थॉट अपने मन के अंदर नहीं लाने चाहिए। और ये सब देखकर मार्क कहता है कि आखिरकार ये वापस से ये क्यों कर रही है। इसके बाद वो लीना से कहता है कि क्या आप ठीक हो। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। और तभी व्हाइट एलियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पैंडन ने अग्नि के ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटैक किया है। और ये सुनकर तो लीना भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। साथ ही हम देखते हैं कि पैनन के अटैक की वजह से अग्नि की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही पैनन भी अपना काफी खतरनाक अटैक अग्नि पे कर देता है। और ये सब देखकर लीना कहती है कि उसने अपने लाइफ को रिस्क में डाल के उसके ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मार्क के फोन पे किसी का कॉल आ गया होता है और कॉल पे बातें सुनकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन वो बातें हमें नहीं सुनाई जाती। साथ ही हमें अनाउंसर की आवाज भी आ रही होती है कि अग्नि अब नहीं उठेगा। और तभी मार्क लीना को बुलाता है और ये सुनकर लीना कहती है कि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम आखिरकार मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। ये सुनकर मार्क कहता है कि टीम लीडर ये वो बात नहीं है, अभी एग्जीबिशन हॉल की तरफ से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है और हमें अभी के अभी इसे चेक करने के लिए वहाँ पे जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना और मार्क वहाँ से निकल गए होते हैं। साथ ही लीना कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी चीज को डबल बार चेक करना। ये सुनकर मार्क कहता है कि टीम लीडर मुझे सही से याद है कि मैंने हर एक चीज को डबल बार चेक किया था। और ऐसी ही बातें करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पिलर के साइड में कोई खड़ा होता है। इसके बाद लीना कहती है कि कुछ भी हो मैंने वो तो देख लिया जो कि मैं देखना चाहती थी और मैं श्योर हूँ कि तुमने भी उस चीज को देख लिया होगा। और मैंने वैसे ये सोचा नहीं था कि वो सच में उस मॉन्स्टर को यहाँ पे हरा देगा। तो जैसा कि मैं अब उम्मीद कर सकती हूँ कि बस कुछ ही ओपोनेंट्स हैं जिनको हम नहीं हरा सकते, लेकिन हम लीना के पीछे देखते हैं कि एक हाथ सीधा जाके मार्क को लगता है। और तभी लीना पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि आखिरकार ये हवा कैसी थी, लेकिन हम देखते हैं कि लीना के सर पे भी काफी बड़ा हाथ आ गया होता है। और इसके बाद हम लोग एक अलग जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे लीना की आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं कि लीना के अगल बगल काफी सारे पिकीज होते हैं जिनमें से एक ने मार्क को पकड़ रखा होता है और साथ ही मार्क की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। और ये चीज लीना भी देख रही होती है, इसीलिए वो चिल्लाकर कहती है कि मार्क उठ जाओ। और ये सब उन पिकी ने भी सुन लिया होता है और इसीलिए जिनमें से एक पिकी ने लीना को पकड़ रखा होता है, क्या तुम उठ गई। और वहीं पे दूसरा पिकी कहता है कि क्या तुम इसकी बात कर रही हो जब तुमने मार्क नाम को बुलाया, लेकिन चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, हम लोगों ने इसको अभी नहीं मारा है। इसके बाद लीना उस पिकी से कहती है कि क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस टाइम टीज किया था, और वैसे क्या तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, जल्दी यहाँ पे जेएसपी सिक्योरिटी टीम आती ही होगी। और तभी पिकी उसे गिराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इस प्लेनेट पर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी डिवाइसेस हमारे प्लेनेट की टेक्नोलॉजी से बने हैं, इसीलिए मैंने पहले ही उन चीजों को ठिकाना लगा दिया है। इसके बाद वो पिकी लीना के सर पे उंगली मारते हुए कहता है तो क्या अब तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है। इसके बाद वो गुस्सा होते हुए कहता है कि गैलेक्टिक फेडरेशन पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि अब वो इन जैसे बेकार से लोगों को भी एक्सेप्ट करने लग गया है। ये सुनकर लीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो, हम कभी तुम्हारे फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे, वो तुम लोग ही थे जो कि जबरदस्ती हमारे अर्थ में घुसे चले आए और हमें फोर्स किया कि हम इसे ज्वाइन करें, और तुम्हारी लाई हुई बीमारी की वजह से बिलियंस ऑफ लोग मारे गए और तुम इस बेकार सी चीज को फेडरेशन कहते हो। उन लोगों ने कहा था कि हम सिविलाइजेशन के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते और ये बहाना देकर उन लोगों ने हमारी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करी। और ये सुनकर पहले तो पिकी शांत होते हैं, लेकिन इसके बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सुना इसने क्या कहा।
इसने खुद ही कहा कि इसके सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरीके से मारे गए। और वहीं पे दूसरा पिकी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फेडरेशन कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या सच में कोई ऐसी बीमारी भी एग्जिस्ट करती है जिससे लोग स्ट्रगल कर करके मर जाए? साथ ही वो दूसरा पिकी कहता है मुझे तो लगा था कि ऐसे लोग खाली म्यूजियम के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन तभी वो पहला पिकी कहता है कि आखिरकार वहाँ पे कौन है। लेकिन तभी किसी की आवाज आती है जो कि उन पिकी से कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिरकार किस सेक्ट की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो मुझे यहाँ पे लेके आया। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा साइको एमसी होता है। साथ ही हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम लोग के मसल देख के गैस करता हूँ कि तुम लोग शाओलिन टेम्पल से हो, लेकिन तुम्हारा हुलिया तो पहले के मुकाबले काफी बदल गया है क्योंकि तुम्हारे सामने तो ये कमरा भी छोटा लग रहा है। और ये देखकर लीना अपने मन में कहती है कि इसकी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा है कि ये अर्थ से है। तभी इनमें से एक पिकी आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने अभी क्या कहा और तुम ये बेकार सी लैंग्वेज को यूज क्यों कर रहे हो? ये सुनकर एमसी अपने कान के अंदर उंगली करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ हुलिया ही नहीं बल्कि काफी कुछ यहाँ पे बदल गया है। साथ ही हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या ये कॉमन लैंग्वेज तक को नहीं बोल सकता। और तभी लीना चिल्लाते हुए एमसी से कहती है हे तुम जल्दी से जाके सिक्योरिटी टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म करो क्योंकि ये यहाँ पे फेडरेशन के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी हमारे एमसी को यहाँ पे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो पिकी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि क्या ये यहाँ से भागना चाहता है? देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे चाहता है कि हम इसे मार दें। ये सुनकर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया, यहाँ पर अभी भी कुछ भी नहीं बदला। और ये बात कहने के बाद वो अपने हाथ के अंदर एक एनर्जी को चार्ज करने लगता है। ये देखकर वो पिकी कहता है कि आखिरकार ये क्या है? लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ समझता तभी हमारा एमसी काफी खतरनाक अटैक उस पे कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ऊपर की पूरी बॉडी ही उड़ गई होती है। और ये चीज देखकर लीना भी काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन हमारा एमसी हंसते हुए कहता है यहाँ पे डरना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी लैंग्वेज को यहाँ पे अच्छे से समझ सकती हो, तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मुझे तुमसे पूछना है। और इसीलिए अगर तुम बिना वजह के यहाँ से भागने की कोशिश करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये सुनकर लीना कहती है कि क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन है मेरे से पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया? लेकिन तभी हमारा एमसी लीना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ओए लड़की, अगर तुम अपनी लाइफ की वैल्यू करती हो तो मेरे से अच्छे से बात करो। ये सुनकर लीना अपने मन में कहती है कि मैं जानती थी कि यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज को सही से नहीं बोल रहा है। इसके बाद हमारा एमसी लीना से कहता है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम कहाँ पे हैं? ये सुनकर लीना उसे बताती है कि ये प्रमोशनल बिल्डिंग है। और इससे पहले लीना यहाँ पे और कुछ बताती तभी यहाँ पे हमारा एमसी उसे टोकते हुए कहता है कि क्या ये शाओलिन टेम्पल नहीं है? वैसे भी शाओलिन टेम्पल के अंदर काफी शांति होती है, लेकिन यहाँ के शोर को सुन के मुझे पता चल ही गया था। और इसकी बातें सुनकर लीना उसे कहती है कि आखिरकार तुम हो क्या? और ये सुनकर हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद लीना हमारे एमसी को चारों तरफ से चेक करते हुए कहती है तुम्हारे अपीयरेंस से लेकर तुम्हारी लैंग्वेज ये सब के सब हमारे अर्थ से है, और न ही तो तुम्हारे शरीर पर कोई स्पेसिफिक डिवाइस है, तो आखिरकार तुमने वो खतरनाक अटैक को चार्ज कैसे किया? लेकिन तभी हमारा एमसी लीना के बाल पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो? आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? और ये देखकर लीना उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा इसे क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार मैं कौन हूँ? ये सुनकर लीना कहती है कि और नहीं तो क्या, मुझे क्या पता कि तुम कौन हो? क्या तुम किसी तरीके के सेलिब्रिटी हो? लेकिन तभी वो शॉक होते हुए कहती है कि तुम्हारे पीछे, और हम देखते हैं कि पीछे से एक पिकी काफी खतरनाक अटैक को करने वाला होता है। साथ ही वो पिकी कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोली क्रिएचर्स? और हम देखते हैं काफी खतरनाक अटैक हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन उस अटैक को हमारा एमसी अपने हाथ से हटाते हुए एक अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि तुम लोग खाली देखने में ही बड़े हो, नहीं तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। इसके बाद वो एक पिकी पर काफी खतरनाक अटैक को करते हुए कहता है क्या तुमने भी अपने इंटरनल एनर्जी को ड्रेन किया है? और तभी हमारे एमसी का अटैक यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीज हो जाता है और इस अटैक की वजह से वो काफी दूर चला जाता है। ये देखकर लीना शॉक होते हुए कहती है कि इसने उसके अटैक को सिर्फ एक हाथ से ही रोक दिया। इसके बाद हमारा एमसी वापस से लीना से कहता है कि हे लड़की, मुझे सच में बताओ, क्या तुम मुझे नहीं जानती? ये सुनकर लीना अपने मन में कहती है कि क्या ये अर्थ पे कोई पावरफुल पर्सन है या फिर कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन अगर ये ऐसी पावर को पोजेस करता है तो ये हो ही नहीं सकता कि अर्थ पे इसे ना जाना जाए। इसके बाद लीना हमारे एमसी से कहती है कि मुझे माफ करिएगा कि मैं आपके बारे में नहीं जानती, क्योंकि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूसरे प्लेनेट पर बिताती हूँ। ये सुनकर एमसी कहता है कि क्या दूसरे प्लेनेट और अर्थ, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये सुनकर लीना कहती है कि मेरे पास काम की वजह से टाइम नहीं होता अर्थ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन तभी मार्क आते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना। लेकिन तभी वो वहाँ पे आते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी लीना उससे कहती है तो अच्छा तुम जाग गए। लेकिन तभी हमारा एमसी कहता है कि आखिरकार यहाँ पे कमजोर लोग लगातार आते ही क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर मार्क
मार्क कहता है कि क्या कमजोर, आखिरकार ये कौन है? तो ये सुनकर लीना कहती है कि क्या तुम भी इसको नहीं जानते? इसके रिप्लाई में मार्क कहता है कि क्या ये कोई फेमस पर्सन है? लेकिन ये सुनकर लीना कहती है कि छोड़ो इस बात को, इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद लीना हमारे एमसी से कहती है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने हमें बचाया, लेकिन जब तक आप हमें अपने बारे में नहीं बताओगे आपसे कोऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, लेकिन चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं हूँ ग्रेट डीमन ज़ेनो, जिसने ग्रेट फोर्स सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन इसकी बात सुनकर लीना और मार्क काफी ज्यादा अजीब फेस बनाने लगते हैं। साथ ही मार्क अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये कैसा बच्चों जैसा नाम है। इसके बाद मार्क लीना से कहता है कि टीम लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। लेकिन लीना मुस्कुराते हुए कह रही होती है, ग्रेट डीमन ज़ेनो, मुझे इसका मतलब समझ में तो नहीं आया, लेकिन जिस तरीके का ये नाम है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी साउंड कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये? पर तभी पिकी अपना हाथ पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार हम इस जैसे कचड़े से कैसे हार सकते हैं। और ये देखकर मार्क चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या सब चीजों के पीछे इन एलियंस का हाथ था? लेकिन हम पिकी को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे इस जैसी सप्रेसर की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सब ज़ेनो भी देख रहा होता है। लेकिन तभी लीना ज़ेनो से कहती है कि ग्रेट डीमन ज़ेनो, क्या आप इसे इसके करंट स्टेट में हरा सकते हो? लेकिन हम मार्क को देखते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भागते हैं। ये सुनकर ज़ेनो मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब ये अपने फुल पावर के साथ नहीं लड़ रहा था? ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, इसने अपनी हाफ स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं किया है। ये सुनकर ज़ेनो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो क्या ये मेरे पे अब तक इजी हो रहा था? इस चीज ने तो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। लेकिन तभी लीना ज़ेनो से कहती है कि पहले आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए। लेकिन ये सुनकर मार्क उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर मार्क उसे लड़ते हुए कहता है कि अपॉर्चुनिटी के बारे में भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से मिलके भागो। लेकिन लीना इसकी रिप्लाई में कहती है कि मैं नहीं भागने वाली, बल्कि मैं यहीं पे रुके इस मैच को देखूंगी। और ये सुनकर मार्क यहाँ से भागते हुए कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को नहीं जानते, सब के सब यहाँ पे पागल हो चुके हैं। और ये सब देखकर लीना अपने मन में कहती है कि मार्क सही कह रहा है, ये देखने में बिल्कुल पागलपन जैसा लग रहा है। और साथ ही हम लोग यहाँ पे ज़ेनो को भी देखते हैं जो कि उस पिकी के पास पहुँच गया होता है। और ज़ेनो पिकी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसकी अपीयरेंस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो यहाँ पे अभी भी हंस रहा होता है। इसके बाद वो पिकी काफी गुस्से में खड़े होते हुए अपने मन में कहता है, क्या अर्थ के टायर 1 की सिविलाइजेशन पे ऐसी पोटेंशियल है? इसके बाद वो पिकी अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि सब कुछ सप्रेसर की वजह से हुआ। इसके बाद वो पिकी चिल्लाते हुए कहता है कि रेगुलेशंस की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूंगा। और ये सब देखकर लीना अपने मन में कहती है कि अब ये सप्रेस नहीं हो रहा है और इनकी कॉस्मो स्पीशीज फ्रीली मेटल को मैनिपुलेट कर सकती है। साथ ही हम ज़ेनो के अगल बगल मेटल्स को देखते हैं जो कि मैनिपुलेट हो रहे होते हैं। और इसके बाद वो सारे के सारे मेटल हमारे ज़ेनो की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज़ेनो काफी कूल अंदाज में कहता है कि इसे देखो तो ये कितना ज्यादा मजेदार है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे मेटल एक जगह पे जाके टकरा गए होते हैं। इसके बाद पिकी काफी गुस्से में कहता है, तो चलो एक्सपीरियंस करो हमारी सिविलाइजेशन के बीच के लेवल के डिफरेंस को, और कचड़े कहीं के शांति से मर जाओ। ये कहने के बाद वो सारे के सारे मेटल को सप्रेस करने लगता है। और साथ ही हम देखते हैं कि उन्हीं मेटल के अंदर हमारा एमसी भी होता है जो कि इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वाओ क्या बात है। इसके बाद ज़ेनो अपनी पावर को उसी मेटल के अंदर रिलीज करने लगता है। और ये देखकर वो पिकी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद ज़ेनो उस मेटल को तोड़ के नीचे आ चुका होता है। और नीचे आने के बाद वो पिकी से कहता है कि ओए गंजे, अब इस पावर को मुझे अपने लिए चाहिए। और ये देखकर पिकी अपने मन में कहता है कि क्या इसने मेरे फोर्स को ब्रेक कर दिया? क्या ये कचड़ा मेरे से ज्यादा पावरफुल है, वो भी बिना सप्रेसर के? लेकिन फिर वो दांत पीसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता। और इसके बाद वो मेटल को वापस से मैनिपुलेट करते हुए ज़ेनो पे अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद वो खुश होते हुए कहता है कि मैंने कहा था ऐसा ही होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ज़ेनो तो उसके सर पे बैठा होता है। साथ ही वो कहता है, आखिरकार तुम जैसे कीड़े मकोड़े की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो ये सोचे कि वो मुझसे ऊपर है? और वैसे तुम कुछ देर पहले क्या बड़बड़ा रहे थे? और ये कहने के बाद ज़ेनो उसके ऊपर से कूद जाता है। इसके बाद वो ज़ेनो पे वापस अटैक करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कैसे ट्रिक्स को यूज कर रहे हो? और ये कहते हुए वो अपने कॉस्मोस फोर्स को वापस से यूज कर रहा होता है। और इस वजह से सारे के सारे मेटल वापस से एक बार आसमान में उड़ने लगते हैं। लेकिन हमारा एमसी भी उसी कॉस्मोस फोर्स को अपने हाथ में यूज करते हुए कहता है, तो इसको ऐसे यूज करते हैं। और ये देखकर वो पिकी शॉक होते हुए कहता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इसके बाद उस पिकी के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और ये सब देखकर लीना अपने मन में कहती है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और हम उस पिकी को देखते हैं जो कि ज़ेनो को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार इस जैसा कचड़ा हमारी सिविलाइजेशन की कॉस्मोस फोर्स को यूज कैसे कर सकता है। और इन पावर्स को देखते हुए ज़ेनो कहता है, तो अच्छा इसका
नाम कॉस्मोस फोर्स है। सच कहूँ तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो ग्रेटिट्यूड के तौर पे मैं तुम्हें अपनी एक टेक्निक को दिखाता हूँ। लेकिन तभी वो पिकी अपने अटैक को भी चार्ज करने लगता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम जैसे कचड़े की हिम्मत कैसे हुई हमारे अटैक को कॉपी करने की। लेकिन हम ज़ेनो को देखते हैं जो कि अपने प्रेशर को जमीन पे लगाता है जिससे जमीन टूट जाती है। साथ ही वो कहता है कि मैंने इसे कॉपी नहीं किया। और ये कहने के बाद वो काफी तेजी से जाकर उस पिकी पर एक काफी खतरनाक अटैक को करता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि फायर टाइगर पम। और इस अटैक की वजह से उस पिकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही हमारा MC पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मैंने इसे कॉपी नहीं किया बल्कि तुमसे इसे चुराया है। और ये सब देखकर लिली अपने मन में कहती है कि क्या ये सच में जीत गया, वो भी टायर 3 सिविलाइजेशन के सामने। ये सच में क्रेजी था। इसके बाद हम लोग ज़ेनो को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी न्यू टेक्निक को देखते हुए कहता है ये मार्शल आर्ट तो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। इसके बाद ज़ेनो लीना के पास आते हुए कहता है कि ओए लड़की, मुझे इन जैसे और टकलों के पास लेके चलो। ये सुनकर लीना ज़ेनो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे इसीलिए आए हो। तुम्हारी इस प्लेनेट पे रहने की यही वजह है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे प्रूव कर सको। साथ ही पागलों की तरह हंसते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें उस जगह पर लेके चलती हूँ जहाँ पे इससे कई ज्यादा पावरफुल लोग होंगे। और ग्रेट डीमन जानोस GSP टूर्नामेंट के अंदर हमारे अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए। इसके बाद हमें एक विटस नाम के पर्सन को दिखाया जाता है और ये GSP प्लेनेट का जज है। तो तुम कह रहे हो कि पिकी सिविलाइजेशन यहाँ पे दिक्कत को खड़ा कर रही है और ये सारी चीजें इसको और किसी ने नहीं बल्कि मार्क ने बताया होता है। साथ ही मार्क अपने मन में कहता है कि ये गलत नहीं होना चाहिए कि मैं इसको यहाँ पे लेके आया। इसके बाद विटस कहता है कि इस जगह की हालत देख के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने एंटर किया है और अगर यहाँ पे थर्ड टायर पिकी सिविलाइजेशन हार चुकी है तो यहाँ पे किसी हायर सिविलाइजेशन ने एंटर किया है या फिर जिसने एंटर किया है वो कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड सिविलाइजेशन भी हो सकता है। और ये सब सुनकर मार्क कहता है तो इस चीज पर यकीन करना मुश्किल है कि किसी इंसान ने किया है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के एंटर करने की वजह से मैं यहाँ पे टीम लीडर से कॉन्टेक्ट कर पाऊँ। इसके बाद विटस मार्क से कहता है कि हे इंसान, आखिरकार तुम किस बारे में परेशान हो रहे हो। ये सुनकर मार्क डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विटस कहता है कि तुम मेरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते, तो चलो बताओ कि आखिरकार तुम क्यों परेशान हो। ये सुनकर मार्क कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं जज विटस से कुछ भी नहीं छुपा सकता। मैं यहाँ पे अपने टीम लीडर के लिए परेशान हो रहा हूँ कि क्या वो सेफ होंगी भी या नहीं। ये सुनकर विटस कहता है कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि वो सेफ हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की तबाही हुई है मैं कह सकता हूँ कि इसे करने वाला और कोई नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल है। और यही वजह है कि तुम्हारे टीम लीडर का सेफ होना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर मार्क कहता है कि क्या ऐसी बात है। तो इसके रिप्लाई में विटस उसे एक तरफ इशारा करते हुए कहता है तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि इन्वेस्टिगेटर्स अपने काम पे लग गए हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब तक हम उस पर्सन को ढूंढते हैं जिसने ये सब किया है। इसके बाद विटस और मार्क जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ की दीवार टूट के ऊपर से नीचे गिरने लगती है। और ये देखकर विटस कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद विटस अपने हाथ से एक एनर्जी को रिलीज करता है और ये एनर्जी एक लाइट बीम की तरह होती है जिसकी वजह से ऊपर गिरने वाली दीवार पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। साथ ही विटस मार्क से कहता है कि मैं जज विटस तुम्हारा बदला लेके जरूर रहूंगा। लेकिन मार्क जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उस लाइट बीम के अटैक की वजह से पूरी की पूरी ऊपर की दीवार खत्म हो गई होती है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि क्या मैं इसे यहाँ पे लेके आया ये सही था क्या टीम लीडर। इसके बाद हमें लीना और ज़ेनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ेनो अपनी स्टोरी लीना को बता रहा होता है। तो इस तरीके से इतने टाइम बाद मैं अपने सेंसेस में वापस आया और जब मैंने खुद को देखा तो मैंने खुद को यहाँ पे पाया। पर ये सुनकर लीना अपने मन में कहती है कि क्या सील कर दिया, वो भी मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। क्या ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो कि नोवेल की तरह लग रही हो। तो क्या यही वजह है कि जो लैंग्वेज ये पहले नहीं बोल पा रहा था अब ये वो लैंग्वेज सही से बोल पा रहा है क्योंकि इसने पिकी की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। मैंने अभी तक कोई भी ऐसी कॉस्मो पावर नहीं देखी जो कि दूसरों की पावर को खुद का बना ले। लेकिन दिक्कत तो ये है कि आखिरकार ह्यूमैनिटी ने ऐसी पावर को कैसे खोया। क्या ये किसी टेक्नोलॉजी के खोने की तरह है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेनो अपना मुंह फेर के दूसरी तरफ जाने लगता है। ये देखकर लीना उसे रोकते हुए कहती है कि अरे रुक जाओ, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर ज़ेनो गुस्से में कहता है कि तुम सोचते रहो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर लीना कहती है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें उस जगह पर लेके चलती हूँ जहाँ पे पावरफुल लोग हैं। ये सुनकर ज़ेनो उससे कहता है कि ये मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। लेकिन लीना भागते हुए उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जा, ये वो दुनिया नहीं है जिसे तुम जानते थे। ये सुनकर ज़ेनो से कहता है कि क्या ये वो दुनिया नहीं है जिसे मैं जानता था। वैसे देखा जाए तो यहाँ के दरवाजे भी काफी ज्यादा मजेदार हैं। साथ ही ज़ेनो गुस्से में कहता है कि मुझे फॉलो मत करो नहीं तो। लेकिन इससे पहले ज़ेनो कुछ और आगे कहता वो देखता है कि बाहर के साइड काफी सारे एलियन होते हैं। ये देखकर ज़ेनो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है। तभी लीना उसके पीछे से आते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि मैंने कहा था ये वो दुनिया नहीं है जिसे तुम जानते थे। ज़ेनो तुम्हारा स्वागत है 26th सेंचुरी में। इसके बाद लीना ज़ेनो को बताती है कि इस एरो को 2600
स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ एरा कहा जाता है। ये सुनकर ज़ेनो शॉक होते हुए कहता है कि क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन एरा। ये सुनकर लीना ज़ेनो को बताती है कि जैसा कि तुम इधर उधर देख ही सकते हो, इस एरा को ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों ने धरती के बाहर लोगों से भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर ज़ेनो कहता है तो इन बाहरी क्रिएचर से कांटेक्ट करके तुम लोग को क्या मिला। ये सुनकर लीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि अगर इन सारे क्रिएचर की सिविलाइजेशन और ह्यूमन की सिविलाइजेशन के बीच में कंपेयर हो तो हम लोग कहाँ पर खड़े होंगे। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्रिएचर हैं, तो मैं इसके बारे में तुम्हें कैसे बताऊंगा। ये सुनकर लीना कहती है कि इस यूनिवर्स के अंदर टोटल 20,000 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और अगर बात करी जाए ह्यूमंस की तो हम लोग सबसे ज्यादा नीचे आते हैं इस फूड चेन के अंदर। ये सुनकर ज़ेनो लीना से कहता है तो क्या इसका मतलब जिस टकले को मैंने अभी मारा हम लोग उससे भी नीचे आते हैं। तुम लोग सच में कितने बड़े बेवकूफ लोग हो। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात पे एडमिट करती हूँ लेकिन मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। इसके बाद लीना ज़ेनो को बताती है कि इस यूनिवर्स के अंदर रैंकिंग को डिवाइड किया गया है कि कौन सी सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है और इसी को देखते हुए यहाँ पे इनके रिलेशन को भी तय किया गया है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ह्यूमन सबसे ज्यादा लोवेस्ट टायर पर आते हैं, इसीलिए टायर 1 सिविलाइजेशन की कंपैरिजन में भी हम लोग काफी ज्यादा नीचे आते हैं। ये सुनकर ज़ेनो लीना से कहते हैं कि क्या तुम सच में यूजलेस रैंकिंग की केयर करती हो। ये सुनकर लीना शांत होते हुए कहती है कि क्या तुम इसे यूजलेस कहते हो। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि और नहीं तो क्या, अगर मैं तुम लोग की जगह पे होता तो मैं अपनी पावर को बढ़ाने पर फोकस करता, ना कि ऐसे रैंकिंग के बारे में सोचकर परेशान होता। इसके बाद लीना ज़ेनो से कहती है कि ज़ेनो मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल को रखना चाहती हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि तुम अचानक ही क्या कह रही हो। इसके बाद लीला ज़ेनो से कहती है कि तुम्हें जो सिंपली चाहिए वो ये है कि तुम स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को ढूंढो और उनसे फाइट करो। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। इसके बाद लीना ज़ेनो के कपड़े पकड़ते हुए कहती है तो प्लीज जीएसपी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो। ये टूर्नामेंट हर 100 साल के अंदर होता है जहाँ पे हर तरह के पावरफुल लोग आते हैं और तुम जितने भी स्ट्रॉन्ग लोगों को इमेजिन कर सकते हो तुम्हें वहाँ पे सभी मिल जाएंगे। तो प्लीज अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे ज्वाइन करो और इससे जो तुम चाहते हो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ज़ेनो उसके हाथ को हटाते हुए कहता है तो तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँ। ये सुनकर लीना कहती है तुम भी तो स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें क्या कर ली तो तुम मेरा यूज करना चाहती हो। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। ये सुनकर लीना पहले तो शांत होती है लेकिन उसके बाद वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ कर दो, तो ये प्रपोजल को तुम एक रिक्वेस्ट की तरह ले लो। अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर अच्छा करते हो तो हमारी ह्यूमैनिटी एडवांस होकर सेकंड टायर सिविलाइजेशन पर पहुंच जाएगी। ये सुनकर ज़ेनो इसे कहता है कि तुम्हारे लिए एम्प्टी रैंकिंग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सुनकर लीना चिल्लाते हुए कहती है कि वो एम्प्टी रैंकिंग नहीं है। ये सुनकर ज़ेनो मजाक बनाते हुए कहता है तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इससे तुम बस थोड़ा ऊपर ही तो जाओगी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सुनकर लीना ज़ेनो से कहती है लेकिन क्या हो गया अगर कुछ बदलेगा, अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर अच्छा करते हो तो हम लोग एडवांस होकर नेक्स्ट स्टेज पर चले जाएंगे। इस यूनिवर्स के अंदर सिविलाइजेशन की रैंकिंग को बांटा गया है, वो भी कॉस्मोस फोर्स को देखते हुए जो कि लाइफ एनर्जी है। यूनिवर्स के अंदर वैसे तो सबके पास पावर्स है लेकिन इन पावर्स को तभी फ्रीली यूज किया जा सकता है जब आपका स्टेज नेक्स्ट स्टेज पर चला गया हो। ये सुनकर ज़ेनो कहता है तो अच्छा, मुझे तुम्हारी बातें धीरे धीरे करके समझ में आ रही है, तुम्हें मिस्टीरियस पावर को यूज करना चाहती हो लेकिन दिक्कत बस ये है कि तुम नेक्स्ट टायर पे जाने के बाद ये कर सकती हो और तुम लोग के पास ये उम्मीद ही नहीं है कि तुम इन मॉन्स्टर के अगेंस्ट में जीत सकते हो, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम लोग की तरफ से लड़के इन मॉन्स्टर के अगेंस्ट में जीतूं। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ यही बात है लेकिन बस इतना ही नहीं है और इससे सिविलाइजेशन तो एडवांस होगी लेकिन जो तुम्हें मिलेगा वो यही नहीं है कि तुम खाली अपनी पावर को फ्रीली यूज कर सकते हो, साथ ही तुम्हें वो नॉलेज भी मिलेगी जो तुम लाइफ टाइम ट्राई करने के बाद भी गेन नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद ज़ेनो शॉक होते हुए कहता है कि क्या लाइफ टाइम ट्राई करने के बाद भी मुझे ये नॉलेज नहीं मिलेगी। इसके बाद लीना बताती है कि अब तक ह्यूमैनिटी ने जितनी भी नॉलेज को गेन किया है और ऐसा कहा जाता है कि ये नॉलेज ह्यूमैनिटी को काफी सेंचुरीज एफर्ट्स देने के बाद मिली है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बाद उन लोगों ने हमें एक सच्चाई को बताया कि यूनिवर्स के अंदर एक काफी बड़ा क्रिएचर है जिसके ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है इस नॉलेज का और वो नॉलेज टायर 5 के सिविलाइजेशन लेती है और इस टूर्नामेंट को करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लोग हैं। इस नॉलेज को हर सिविलाइजेशन के अंदर बांटा जाता है उनके रिस्ट्रिक्शंस को देख के। ये सुनकर ज़ेनो गुस्सा करते हुए कहता है कि कितना ज्यादा बोरिंग है। तो देखो जैसा कि मैंने तुमसे पहले बोला कि तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूं। ये सुनकर लीना ज़ेनो से कहती है कि मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, ये जो भी तुम कर रहे हो यही ह्यूमैनिटी के लिए है। ये सुनकर ज़ेनो वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करने की बजाय किसी और को जाके ढूंढ लो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो के ऊपर किसी का हाथ आ गया होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि विर्टस होता है और विर्टस के इस अटैक की वजह से ज़ेनो के सर के साथ साथ उसकी बॉडी भी खत्म हो गई होती है। साथ ही विर्टस कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस
अटैक को तुम जैसे लो टायर सिविलाइजेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। इसके बाद वीटस लीना के पास आते हुए कहता है, पिकी मर्डर केस के अंदर तुम्हारा भी हाथ है, इसीलिए मैं तुमको जज करते हुए यहाँ पे जस्टिस करूंगा। इसके बाद वो लीना के सर पे भी वही अटैक करते हुए कहता है कि अफसोस की बात है, काफी ज्यादा दर्द करेगा। लेकिन तभी वीटस को पीछे से आवाज आती है कि अबे ओए, और ये देखकर लीना शॉक होते हुए कहती है कि क्या ये जिंदा है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ज़ेनो होता है, जो कि अपनी रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से रीजनरेट हो रहा होता है। साथ ही वो काफी गुस्से में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस स्टेट के अंदर पहुंचाने की, और ये देखकर वीटस भी काफी ज्यादा शॉक होता है। साथ ही ज़ेनो कहता है कि वहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना जब तक मैं भी तुम्हें ऐसी कंडीशन के अंदर ना पहुंचा दूं। इसके बाद हमें मार का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस टूटे हुए एरिया को चारों तरफ से देख रहा होता है। साथ ही वो शॉक होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस जगह की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे कोई पागल पर्सन है। लगता है जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे सिचुएशन उससे बिल्कुल उल्टा है। इसके बाद हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पिगलोज होते हैं, और हमें वही पिछले वाली पिगलो दिखाई जाती है, और इसका नाम माला होता है। इसके बाद माला अपनी मॉम से कहती है कि कार्थ की सिस्टर ने मेरी हेल्प करी। ये सुनकर ग्रॉग नाम की पिगलो कहती है, क्या पिकी सिविलाइजेशन से फाइट करने में सच में उसने तुम्हारी मदद करी? देख के ऐसा लगता है कि ह्यूमन सच में काफी ज्यादा ब्रेव है, क्योंकि अफवाहों से ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। ये सुनकर माला का फादर कुल्ला कहता है कि मैं उनका डेब्ट जरूर पे करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और पिगलो आते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो, वो भी मेरे बिना? ये सुनकर ग्रॉग कहती है, क्या तुम्हें पता है कि हमारी छोटी बच्ची काफी बड़े दिक्कत में आते आते बची है, वो भी तब जब ये तुम्हें चेयर करने के लिए गई थी। और तभी माला खुश होकर काफी तेज चिल्लाते हुए कहती है, पैनन। और इसके बाद माला भाग के पैनन के गले लग जाती है, और साथ ही ग्रॉग कैनन से कहती है, मैं तो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही थी, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर पैनन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी फाइट करने की कंडीशन में हूँ। साथ ही हमें पता चलता है कि पिगलो सिविलाइजेशन 4800 नंबर पे रैंक कर रही है। इसके बाद पैनन ग्रॉग से पूछता है कि आखिरकार तुम किस दिक्कत के बारे में अभी बात कर रही थी? लेकिन तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कि काफी दूर पे काफी बड़ी बड़ी आग की लपटें फैल रही होती है, और सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि जॉर्ज वीटस यहाँ पे रास्ते पे आए हैं, वो भी एक अर्थलिंग को ढूंढते हुए जिसने पिकी सिविलाइजेशन को मार दिया। ये सुनकर कुल्ला कहता है कि आखिरकार ये चीज फेमिलियर साउंड क्यों कर रही है, लेकिन माला पैनन को बुलाती है। ये देखकर माला कहता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? इसके बाद माला बताती है कि असल में बात ये है, और पैनन भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, ये बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ तबाही मच गई होती है, और ये सारी चीजें लीला भी बैठकर देख रही होती है। इसके बाद हम लोग ज़ेनो को देखते हैं, जो कि काफी कूल अंदाज में कहता है, तो तुम्हें पता चल गया कि तब क्या होता है जब तुम केयरलेसली किसी के बॉडी पर अटैक करते हो। लेकिन ज़ेनो देखता है कि जहाँ पे उसने पैर रखा होता है उसी के नीचे से लाइट आना शुरू हो गई होती है। ये देखकर वो कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम बाहर आना चाहते हो, और तभी ज़ेनो पीछे की तरफ हट जाता है, और हम देखते हैं कि वेटस जगह को मेल्ट करते हुए बाहर आते हुए कहता है कि मैंने जब अपनी खुद आंखों से ये चीज देखी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था। क्या तुमने सच में पिकी सिविलाइजेशन की कॉस्मोस फोर्स को एब्जॉर्ब किया है? देख के ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। ये सुनकर ज़ेनो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है मुझे हाथ लगाने का? इसके बाद ज़ेनो अपने पैर से अटैक करते हुए कहता है कि अर्थ स्प्लिटिंग एक्सप्लोसिव। साथ ही वो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम रिग्रेट ही कर रहे हो तो इसके लिए काफी ज्यादा लेट हो गया है। और इसके बाद हम लोग लीना को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ये सब क्या है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पिगलो आ जाता है, जो कि लीना का मुंह बंद कर देता है, और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि पैरन होता है, जो कि लीना से कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। साथ ही पैरन कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? माला, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से दूर रहना, यहाँ पे खतरा है। साथ ही पैरन वो बातें याद कर रहा होता है कि माला ने उसको सारी की सारी बातें बता दी होती है। इसके बाद पैरन लीना को अपने कंधे पर उठा लेता है। साथ ही वो कहता है कि आखिरकार कोई मेरी बातें यहाँ पे क्यों नहीं सुन रहा। इसके बाद गौर पैरन से कहती है कि तुम्हें माला की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुल्लक के साथ में है। ये सब देखकर लीना कहती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? ये सुनकर पैरन कहता है कि मैं तुम्हारे फेवर को बस रीपे करना चाहता हूँ। हमारी पिगलो सिविलाइजेशन हमेशा से ही फेवर को रीपे करती है। इसके बाद गौर पैरन से कहती है कि ब्रदर जल्दी से यहाँ पे चलो। लेकिन तभी लीना कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? ये सुनकर पैरन कहता है कि अगर तुम उसे बचाने की सोच रही हो तो भूल जाओ, वो नहीं बच सकता। सारे के सारे जदेसी इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इसीलिए इस सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम उसे बचा सकती हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें ज़ेनो को दिखाया जाता है, जो कि अपने काफी सारे क्लोन बना के वीटस पे अटैक कर रहा होता है, बिल्कुल नारुतो की तरह। ये देखकर वीटस कहता है तो तुम्हारे पास पिकी सिविलाइजेशन के अलावा भी काफी कुछ है। तभी वीटस अपने हाथों के अंदर काफी खतरनाक अटैक को चार्ज करते हुए सामने कर देता है, और ये अटैक देखने में सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और ये अटैक करने के बाद सारे के सारे क्लोन एक ही बार में खत्म हो गए होते हैं। इसीलिए वीटस देखकर कहता है कि सच में
काफी ज्यादा बेकार ट्रिक थी। लेकिन तभी पीछे से जेनो आते हुए कहता है कि काश तुम ये कह सकते। साथ ही हम देखते हैं कि जेनो के हाथ में भी काफी खतरनाक अटैक होता है, लेकिन इससे पहले जेनो ये अटैक वेटस पे करता है। वेटस ही उसके सर के पास एक उंगली ले आता है। ये देखकर जेनो हवा में ही कहता है कि नहीं, और तब ये काफी खतरनाक अटैक जेनो पे हो जाता है। ये देखकर वेटस कहता है कि तुम्हारे पास सच में काफी कुछ है। इसके बाद हम लोग वापस से पेनन का सीन देखते हैं, जहाँ पे लीना पेनन से कह रही होती है, कमीने एलियन मुझे यहाँ से जाने दो। साथ ही वो कहती है कि अगर तुम किसी को बचाना चाहते हो तो मुझे मत बचाओ बल्कि उसे बचा लो। ये सुनकर ग्रॉक गुस्से में कहती है, क्या तुमने वो नहीं सुना जो हम लोगों ने तुमसे पहले ये कहा था कि उस जैसे मॉन्स्टर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ग्रॉक शांत हो जाओ, वैसे भी इसने हमारी माला को बचाया है। ये सुनकर ग्रॉक कहती है कि ब्रदर बस करो, आखिरकार कब तक तुम एक ही चीज को लेके बैठे रहोगे। ये सुनकर पेनन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। लेकिन तभी आसमान से कुछ गिरता है और जब वो पिगलो वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि जेनो होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और ये देखकर पेनन कहता है कि लकड़ी जैसी चीज आसमान से कहां से गिरी? क्या ये वही अर्थलिंग है जिसकी हेल्प करने के लिए हमें वो लड़की कह रही थी? क्या सच में ये व्यूटस से फाइट कर रहा था? लेकिन तभी ग्रॉक कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि व्यूटस भी इसी तरफ आ रहा होगा। हम लोग जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हम लोग इन दोनों को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं तो हम भी इन्हीं की तरह मारे जाएंगे। लेकिन लीना अभी भी ध्यान से जेनो को देख रही होती है, लेकिन जेनो की ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो यहाँ पे मूव कर रहा होता है। ये देखकर लीना खुश होते हुए कहती है, तो जैसा कि उम्मीद किया जा सकता था। तभी लीना उन पिगलों से कहती है कि 1 मिनट रुके, एक बार इसे देखो। और वो पिगलो देखते हैं कि जेनो काफी तेज चिल्ला रहा होता है। ये देखकर वो दोनों शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ये अभी भी जिंदा है? सच में इस चीज पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये वेटस के फ्लेम से चलने के बावजूद भी काफी तेजी से रीजनरेट कर रहा है। क्या ये चीज अर्थलिंग्स की कॉस्मिक फोर्स हो सकती है? तभी हम देखते हैं कि वेटस भी वहाँ पे आ गया होता है। तभी गौर शौक होते हुए कहती है कि वेटस, और हमें पता चलता है कि वेटस इन लोगों के पीछे ही होता है। साथ ही वेटस पिगलो से कहता है कि पिगलो क्रिमिनल्स को यहीं पे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर गौर पेनन से कहती है कि तुमने सुन लिया, यही हमारा चांस है, जल्दी यहाँ से चलो। लेकिन तभी पेनन गौर को इग्नोर करते हुए लीना से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बच पाएगा? ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच जाएगा, क्योंकि मैंने इसे इससे भी बेकार इंजरी से रिकवर होते हुए देखा है। तो इसके बाद पेनन लीना से कहता है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से इस पर्सन को लेके जीएसपी रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेके जाओ और इसे फाइटर बनाओ। अगर ऐसा हो जाता है तो वेटस उसको टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्रॉक पेनन को रोकते हुए कहती है कि प्लीज ब्रदर ऐसा मत करिए। तभी पेनन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तब तक के लिए मैं इसको होल्ड करने का ट्राई करता हूँ, तब तक तुम दोनों जल्दी से रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ। और इस सब देखकर ग्रॉक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि सच में तुम काफी बड़े बेवकूफ हो। इसके बाद वो अपने साथ लीना को लेकर भागते हुए कहती है कि यहाँ पे मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद पेनन कहता है कि चिंता मत करो, इस विक्ट्री के साथ हमें एक वेपन मिलेगा जो उसे सरप्राइज कर देगा। लेकिन विटस अपनी उंगली को ग्रॉक और लीना की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि जज विटस से एस्केप करना इतना ज्यादा आसान है? और ये बातें कहते हुए वो अपनी फिंगर के अंदर एनर्जी को चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी पेनन कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम जज विटस बनने से पहले एक हेलिकॉनियन थे, और हेलिकॉनियन की सबसे बड़ी वीकनेस डार्कनेस होती है, क्योंकि उन्हें पावर लाइट से मिलती है। साथ ही हम देखते हैं कि विटस के अगल बगल काफी ज्यादा डार्क एनर्जी फैलने लगती है, और इस वजह से विटस का अटैक यहाँ पे फेल हो गया होता है। साथ ही पेनन अपने हाथों के अंदर डार्कनेस को फैलाते हुए कहता है कि हमारे पिगलो सिविलाइजेशन की पावर है डार्कनेस। साथ ही विटस यहाँ पे देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि माला से जुड़ी हुई हर एक चीज की प्रोटेक्शन करना ही मेरे एंसेस्टर का ऑर्डर था। इसके बाद हमें जीएसपी टूर्नामेंट पे रजिस्ट्रेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है कि मुझे माफ करो, चाहे तुम इसे कितनी बार भी कह लो, मैं ये नहीं कर सकती। और ये लेडी जीएसपी टूर्नामेंट की स्टाफ होती है, और हमें इस लेडी का नाम भी पता चलता है जो कि किरानोज होता है। और तभी ग्रॉक चिल्लाते हुए कहती है कि माफी मांगना बंद करो और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो। साथ ही लीना भी अपने आईडी कार्ड को दिखाते हुए कह रही होती है कि मैं अर्थ की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन किरानो जैनो की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि लेकिन इस पर्सन की कंडीशन देखो। लेकिन जैनो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, जल्दी से प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करो। और सारे एलियन सारी आवाजें सुनकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये आवाज कैसी है? क्या कोई बाहर का पर्सन यहाँ पे दिक्कत को खड़ी करने की सोच रहा है? तभी एक एलियन कहता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि अर्थलिंक्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तभी एक एलियन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या इन जैसे कमजोर लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद वो सारे के सारे एलियन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग इन्हें टूर्नामेंट के अंदर फेस करते हैं तो हमारे लिए जीतना बहुत ज्यादा आसान होगा। अगर ऐसी ही बात है तो टूर्नामेंट के अंदर आने में हम इनकी हेल्प तो कर ही सकते हैं। और ऐसी बातें
बातें करते हुए वो सारे के सारे एलियन काफी ज्यादा क्रिपी स्माइल दे रहे होते हैं। इसके बाद सारे के सारे एलियन कार्नोस पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या है, जल्दी से ये करो। और तभी उन्हीं एलियन में से एक एलियन कहता है कि आखिरकार कार्नोस तुम रजिस्टर क्यों नहीं कर रही? इस टूर्नामेंट के अंदर सारे के सारे सिविलाइजेशन को पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम है, तो क्या टायर 1 सिविलाइजेशन होने की वजह से तुम इनके साथ भेदभाव कर रही हो? इसके बाद सारे के सारे लोग वापस से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जल्दी से रजिस्टर करो। ये सुनकर कार्नोस कहती है तो ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये सुनकर लीना कहती है तो तुम वेट किस चीज का कर रही हो, जल्दी से इसको शुरू करो। लेकिन ये सुनकर कार्नोस कहती है कि इसे शुरू करने से पहले एक चीज को कंफर्म कर लेते हैं, आखिरकार तुम्हारा वो प्लेयर कहाँ गया जिसको रजिस्टर करना है? और हम देखते हैं कि ज़ेनो अपनी जगह पर नहीं होता। ये देखकर लीना अपने मन में कहती है कि आखिरकार अब ये कहाँ पे चला गया, और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हमें विटस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने पैनल को अपने एक हाथ से पकड़ लिया होता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हें उन लोगों से क्या मिलेगा जो तुमने अपनी लाइफ को यहाँ खतरे में डाल दी। मैं सच में लो टायर सिविलाइजेशन के बारे में कभी सही से नहीं समझ पाता। लेकिन तभी कोई विटस को बुलाते हुए कहता है कि अबे ओए कमीने, और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि ज़ेनो होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और मैं इसी के साथ इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो पे 800 लाइक्स कर देना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर सकूँ, क्योंकि लाइक एम कंप्लीट होने के बाद ये पता चलेगा कि ये सीरीज आपको पसंद आ भी रही है या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं कौन मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।